इधर देखिए, क्लास 10th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने हेरिडिटी के बारे में देखा था, जीन्स के बारे में देखा, क्रोमोसोम्स के बारे में देखा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन वगैरह सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है इसके पहले भी मैंने आपको बताया हूँ 10th B वालों को। ठीक है, एक कहानी बताया था, लेकिन यहाँ पे 10th ये वाले लोग बैठे हुए हैं, तो मेरी इच्छा हो रही है कि उनको भी एक कहानी बता देना चाहिए, है ना। 10th ये वालों को भी ये बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको एक बार बता दूं। कोई कहानी दोहरा रहा हूं, इसके पहले मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, एक लेडी होती है और उस लेडी को एक कन्या होती है। ठीक है, क्या होती है? एक लड़की होती है और उसकी परिस्थिति कैसी होती है? गरीब होती है, बहुत ही गरीब परिस्थिति होती है। अब उसके सामने एक समस्या आती थी। पहले तो अभी जैसा जो एडवांस दुनिया है वैसी नहीं थी। अब उसको ये लगा कि मैं बच्ची की शादी करना है मुझे, ठीक है, तो मेरे पास धन कहाँ से आएगा? इसलिए उसने पहले ही विचार करना शुरू कर दी, और ऐसे विचार करते करते उसके दिमाग में एक योजना आई, क्यों ना हम हर साल की जो कमाई है उस कमाई को बचत कर दिया जाए। तो बचत करने के लिए उस जमाने में कोई बैंक वगैरह नहीं थी। ठीक है, जरा कल्पना करो, उस समय कोई बैंक वगैरह नहीं थी। फिर बचत कैसे की जाए? तो उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने क्या काम की? एक चूड़ी ली। क्या ली उसने? एक चूड़ी ली। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स। मेरे को भी जिस टीचर ने इवोल्यूशन समझाने का प्रयत्न किया था, BSc में मेहता सर कहते थे, प्रोफेसर मेहता, उन्होंने भी यही एग्जाम्पल मेरे को दिए थे उस समय। ठीक है, तो मैं भी आपको वही एग्जाम्पल्स आपको के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूँ। ठीक है, तो उसने क्या काम किया? एक चूड़ी ली, थोड़ा छोटी ली थे ना, एक चूड़ी ली उसने कांच की, कांच की चूड़ी ली, और जितना भी उसके पास साल में जो पैसा बचते था तो उसका उसने ली गोल्ड। ठीक है, और वो गोल्ड लेने के बाद हर साल का गोल्ड चिपका देगी चूड़ी। ठीक है, पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर चौथे साल का, ठीक है, ये 5वें साल का, 6वें साल का, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करते करते पूरे 16 साल तक उसने गोल्ड जमा किया। अब मुझे ये बताइए कि इसमें पहले क्या ली उसने? चूड़ी ली। अब ये क्या बन गया बेटा? कंगन बन गया, है ना। तो ये 16 साल में हुआ, लेकिन इवोल्यूशन 16 साल में नहीं होता। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन हैव रिक्वायर्ड करोड़ इयर्स। ठीक है, करोड़ों साल लग जाते हैं, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हुआ? ग्रेजुअली चेंज आकर आया, उसके बाद में वहां डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन की परिभाषा क्या हुई? दैट इवोल्यूशन इज ग्रेजुअली या ग्रेजुअल चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग ड्यूरेशन, ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, विथ देयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस आया, तो ऐसे करते करते इसी प्रोसेस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? समझ में आया सबको? ठीक है, ग्रेजुअली चेंजेस इन द एबिलिटी। इतने ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है 16 साल में चेंज हुआ,
But in case of evolution that required long duration, near about करोड़ years, ठीक है, कई करोड़ों साल लग जाते हैं उसके लिए चेंजेस होने के लिए। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देखिए, दिस इज वेरी गोइंग ऑन टू, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज occurring in living organisms over a long duration, ठीक है, and this type of change is very slow, बहुत ही स्लो होता है with their development। डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, चूड़ी का कंगना बन गया, है ना? तो उसी प्रकार से ऑर्गेनिजम्स में भी काफी डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आता है ग्रेजुअली, ठीक है, और लंबा समय लगता है। ऑल द स्टेजेस चेंजेस आपको occur in the various components ranging from stars, और ऐसा ये जो चेंजेस हुआ तो पूरे यूनिवर्स में ही चेंज हुआ, ठीक है, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब में ऐसे चेंजेस होते गए, वो भी एक इवोल्यूशन का ही भाग है, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन द न्यू स्पीसीज आर ऑब्टेन, ठीक है, स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज प्राप्त होती है, किससे? इवोल्यूशन के कारण, ठीक है। अब इन द बायोस्फीयर में भी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन में नहीं होता, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द कंप्लीशन ऑफ इवोल्यूशन देयर इज डिफरेंट मेनी मच मोर जनरेशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत सारे जनरेशन उसके लिए लगते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसके बाद में, अब इसका बना कैसी है ये देखिए, 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो, 3.5 बिलियंस एगो देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं था। अब ये हुआ कैसे, बना कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एट द बिगिनिंग देयर इज सम एलिमेंट इज देयर, बिगिनिंग में क्या हुआ कि कुछ क्या रहे थे, अर्थ के बाद पे सिर्फ क्या थे, कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और उससे फिर क्या बनाया गया, उन एलिमेंट के द्वारा कुछ ऐसे कंपाउंड बनाए गए जिनका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले क्या था, एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स, ठीक है, और ये सम एलिमेंट्स के अंदर में कुछ रिएक्शंस हुए जिसके कारण ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ठीक है। अब ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी रिएक्शन होने के बाद में, ये आपस में मिलने के बाद में, ठीक है, इन बिटवीन द रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू फॉर्म ए प्रोटीन, क्या बन गया ये, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, क्या बन गया, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बना, न्यूक्लिक, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड बनने के बाद में फिर ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों में रिएक्शंस हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना, प्रोटोप्लाज्म, क्या बना, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म मीन्स प्रीमिटिव सेल्स, ठीक है। फिर इस प्रीमिटिव सेल्स के अंदर में बार बार चेंजेस होना शुरू हुआ, बहुत ज्यादा चेंजेस, ठीक है। सेल से पहले यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, फिर बाद में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर से फिर बाद में एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट टाइम। समझ में आया इवोल्यूशन की हिस्ट्री कैसा हुआ, हाँ, समझ में आ गई बात, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में, अब फिर क्या हुआ,
सेल्स बनते गए, मैं आपको एक बार बताना भूल गया था, ये प्रिमिटिव सेल्स बने। सेल्स बनने के बाद कुछ सेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई, ठीक है। सम सेल्स ग्रो वेल डेवलप, ठीक है, उनकी ग्रोथ होते गई, ऐसे बहुत सारे सेल बने होंगे ना। तो और कुछ सेल्स जो है वो पेरिश हो गए बीच में। क्या हो गए? वो पेरिश मतलब मर गए, क्योंकि वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर सकते। और जो उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को की ग्रोथ कर गए या डेवलपमेंट कर गए, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन किसे कहेंगे? तो इस नेचुरल सिलेक्शन से फिर नए ऑर्गेनिजम्स उससे बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में एज पर प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, देखिए, और फिर इसमें जो डेवलप हुए, जिनकी ग्रोथ हुई, जिनका अस्तित्व बना रहा, उनसे फिर उन परिवर्तन होते 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 फिर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर से फिर दूसरे मतलब प्रेजेंट टाइम के जो भी कंडीशन है, ऐसे ये प्लांट्स और एनिमल्स का निर्माण। समझ में आ गई बात? अब इसकी जो बात है, ये प्रेजेंट टाइम में कैसा है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अमीबा। कौन सा? अमीबा। फिर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती गई, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम, सीएम से आज कितने ऑर्गेनिजम्स बन गए? मैन एंड giant ऑर्गेनिज्म व्हेल, क्या बन गए? बड़े बड़े ये व्हेल। तो इतनी डाइवर्सिटी आज की डेट में इन केस ऑफ एनिमल्स में है, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया एनिमल्स के बारे में, ठीक है। डाइवर्सिटी, द एनिमल्स are ranging from unicellular organism just like amoeba and paramecium to man and whale, ठीक है। Similarly in case of plants there is chlorella ये क्या है? algae है। chlorella algae to वटवृक्ष जिसे कहते हैं ना वो, क्लोरेला टू हज बनियान ट्री, ठीक है। बनियान ट्री तक जितने बड़े भी क्लोरेला सो बनियान ट्री। समझ में आई बात? हाँ। और उसके बाद में अब जो लाइफ जो है हर जगह है। लाइफ कहाँ पाया जाता है? एयर में। हम यहाँ बैठे भी है ना, यहाँ भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर, ठीक है। उसके बाद में एयर, लैंड, वाटर, इन सब में क्या हो रहा है? क्या है? लाइफ है, जीवन है, मतलब ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर से लेके अर्थ हुआ है, अर्थ हुआ, इस अर्थ में ये इक्वेटर हो गया बीच का भाग, ठीक है, विषुवृत्त किसे कहते हैं, और ये दोनों पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, है ना। तो इन दोनों ध्रुव तक या पूरे चारों ओर क्या मिलेंगे? आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बात? अब अब इसके बाद में इसलिए अब उसमें साइंटिस्ट लोगों में एक क्यूरियोसिटी निर्माण हुई कि इस सृष्टि का निर्माण कैसा हो, ठीक है। इसलिए उसने साथ किसका लिया? इवोल्यूशंस का, और इवोल्यूशंस के लिए बहुत सारी थ्योरीज लिख डाली। समझ में आ गई बात? कहीं ना कहीं उनमें से क्यूरियोसिटी निर्माण हुई
कि कहाँ से सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये क्यूरियसिटी उनके मन में आई और उस क्यूरियसिटी के आधार पर इस इवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारी उन्होंने थ्योरी लिखी। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गई बात। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों में ग्रेजुअली चेंज आता है लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा तो इवोल्यूशन कहाँ होता है, यहाँ से नहीं, पूरे यूनिवर्स में हुआ, स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह में इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, वैसे ही हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में और इवोल्यूशन के कारण नए स्पीशीज का निर्माण होता है। क्या होता है, नए स्पीशीज का निर्माण होता है। और उसके बाद में 3.5 मिलियन ईयर एगो देयर इज नो ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, ओनली देयर इन केस इन ओशियन देयर इज सम एलिमेंट इज देयर। क्या थे उसमें, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स थे और फिर उस एलिमेंट्स आपस में मिलने के बाद में कुछ क्या बनाया उन्होंने, मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में क्या बना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलके क्या बनाया उन्होंने, प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते उसका डेवलपमेंट होते गया। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ सेल्स जो है उनका डेवलपमेंट होता गया और कुछ सेल्स क्या हो गए, वो पेरिश हो गए, मर गए, समाप्त हो गए। ठीक है, उसकी लघु की जीविका वो समाप्त हो गए। तो जो टिक गए वो चल गए। ठीक है, इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से ये हुआ। तो आज की डेट में फिर ऐसे करते करते आज का हम जो प्रेजेंट युग है, आज भी इवोल्यूशन शुरू है, इवोल्यूशन बंद नहीं होता। ठीक है, इवोल्यूशन होने के लिए करोड़ों ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 10-20 साल में हो गया, ऐसा नहीं होता, करोड़ों साल, करोड़ों ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रेजेंट में हमें देखे प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। ठीक है, एनिमल्स में यदि देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम या अमीबा से लेकर मैन और गिएंट सबसे बड़ा ऑर्गेनिजम्स वेल। ठीक है, यहाँ तक के वो ऑर्गेनिजम्स है। और उसी प्रकार से प्लांट्स में भी क्लोरेला अलगे से लेके बनियान ट्री तक, बनियान ट्री तक ऐसे बड़े बड़े वहाँ पर भी क्या क्या देखा गया है, इवोल्यूशन, मतलब डाइवर्सिटी पाई गई। ठीक है, अब इसके बाद में फिर और आज के दिन में लाइफ कहाँ कहाँ है, एयर, वाटर, लैंड, तीनों जगह है। ठीक है, इसके बाद में अब ये हमारी ओरिजिन, हमारा निर्माण कहाँ से हुआ, इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी निर्माण हुई और उन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर थ्योरीज लिखना शुरू कर दी। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अब ये तो हमने आपको बता दिए, unicellular organism was formed, gradually changes occurred in unicellular organism from which larger and more complex। पहले कैसे थे इवोल्यूशन होते समय, पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, फिर बाद में लार्जर से लार्जर बनते गए। और इस प्रोसेस को होने के लिए कितने करोड़ ईयर लग गए, 300 करोड़ ईयर लग गए। समझ में आई बात? अब भाई ये तो बात है ही कि हमने तो बोल दिया कि इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, हमारे पूर्वज पहले वृक्षवासी थे, वृक्षों पे रहते थे, या एक ही सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे प्लांट्स बने हैं। इसका प्रमाण क्या है?
सीधा तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो अब हम देखेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या देखेंगे? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस के उसके लिए क्या क्या एविडेंस है अपने पास, क्या क्या प्रूफ है, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रूफ है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अबे मॉर्फोलॉजी क्या होती भाई? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस समझ में आ गई बात? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है कि एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स है वो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और उसके लिए एविडेंस पर से हम कैसे ये करते हैं अपने बुक्स में देखिए। हाँ, बुक्स में आपको एनिमल्स 3 प्रकार के एनिमल्स दिखाए दे। कौन कौन से एनिमल्स दिए कि दिखाएंगे? डॉग, डंकी और हाँ, देखिए आपने चित्र के अंदर देखिए आप, ठीक है। उसके तीनों के नॉस्ट्रिल देख लीजिए, लगभग सेम है, ठीक है। तीनों के आई कलर या आई देख लीजिए, बराबर पोजीशन में है, ठीक है। तीनों के ईयर देख लीजिए, बराबर पोजीशन में है, ठीक है। अब छोटा बड़ा अलग बात है, लेकिन बराबर जगह है कि नहीं? हाँ। और उन तीनों के शरीर पे हेयर है, ठीक है। तीनों के शरीर पे क्या है? हेयर है ना। तो हम कह सकते हैं द एंशिएंट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज सेम। उनके पूर्वज जो है वो कैसे रहे होंगे? सेम रहे होंगे। समझ में आया? ये पहला एविडेंस मिल गया अपने को। हाँ, हमने कुत्ता देखा, डंकी देखा और फॉक्स देखा, है ना। तो इनकी जो आंख है, नॉस्ट्रिल्स है, ये जो नाक के ऊपर नॉस्ट्रिल्स है, ईयर है और तीनों में के शरीर के बाल है। तो इस पर से हम समझ सकते हैं कि इनके जो पूर्वज कैसे रहे होंगे, एंशिएंट कैसे रहे होंगे, सेम रहे होंगे। पहला एविडेंस समझ में आ गया बेटा आपको? हाँ? फिर दूसरा है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या होता है कि अब ये आपके बुक्स में ह्यूमन हैंड दिख रहा है, ह्यूमन हैंड, ठीक है। कौन से काम में आता है? कोई भी चीज को कैप्चर करने के, पकड़ने के लिए काम में आता है, ठीक है। या किसी के गाल को भी तलवाने के काम आता है ना। ऐसा मत करना, मारना वारना मत, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 लेग ऑफ ऑक्स। अरे 4 लेग्स ऑफ ऑक्स, ऑक्स के सामने का जो पैर है, ठीक है। फिर उसके बाद में पेटेजियम ऑफ बैट, चमगादड़ की जो बैट होती है ना, ये ऐसी पंखड़ी ऐसी है वो। और उसके बाद में फ्लिपर ऑफ वेल। इन तीनों की हड्डियां बराबर है। तो एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ रहे थे अपन, है ना। आपने वो भी देखी, चित्र देख लिया अपने बुक्स में, ठीक है। पिक्चर आपने देख चुके हो। अब इसके बाद इधर ध्यान दो। अब भाई एनाटॉमी यानी क्या होता है? एनाटॉमी यानी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अंदर की भाग है ना, हड्डी भाग। और ये जो है आदमी का हाथ का पंजा मतलब अलग दिखेगा, हैंड। उसके बाद में 4 लेग ऑफ ऑक्स, ये भी अलग दिखेगा बाहर से। हाँ, और ये पेंटेजियम ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ वेल, ये बाहर से अलग दिखेगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए आप सभी की हड्डियाँ का ऐसे बोन से बनी हुई सेम है लगभग, और वो क्या बोला ज्वाइंट जो है उनके वो कैसे है सेम है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एनाटॉमिकल एविडेंस। तो एनाटॉमिकल एविडेंस कैसा है, मतलब ये बताता है कि इन सभी के जो एंशिएंट है वो कैसे रहे होंगे, सेम रहे होंगे। ठीक है, द एंशिएंट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज सेम, दैट इज द सेकंड एविडेंस। समझ में आया? हाँ, अब इसके बाद में वेस्टिजिनल ऑर्गन्स। अब उसके बाद में वेस्टिजिनल ऑर्गन। खत्म करो।